और माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ भारत, ये माइलस्टोन अचीव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। अली की जानिब चलते हैं। अली, ये किस तरह से देख रहे हैं इस विजिट को जो जयशंकर साहब का, और दूसरा ये एससीओ समिट, ये कितना पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा जो सारी सिचुएशन को देखते हुए अभी इसको होस्ट करना? मैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूँ। देखिए, इसके इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। अहले गजा और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी कराची के तहत शारा फैसल पर अजीमुशान अल अक्सा मिलियन मार्च में अवाम की आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बार फिर जनाह एवेन्यू पर पहुंच गए हैं। दिस इज बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है। $700 बिलियन यानी $705 बिलियन के करीब हैं, और इसके अंदर $12 बिलियन कुछ वीक्स के अंदर ज्यादा हुए हैं। $12 बिलियन का जो, यानी इससे पहले जो इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आए थे, इंडेक्स आया था, उसके अंदर $12 बिलियन कुछ दिन के अंदर इसके अंदर इंक्रीज किया है। और इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। अब 4th कंट्री जो इंडिया बना है उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं ये आपको बताएंगे, और ये चौथे नंबर पर भारत कैसे आया। पहले तो आप ये बात समझ लें कि 1991 में, यानी आप समझ लें 90s के डेकेड में, इंडिया की वो हालत थी कि खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था, और बेतहाशा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं, उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पॉवर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखें आप ज़रा उधर कहाँ पर पहुंच गया है, उन्होंने कितने मिलियंस को अपलिफ्ट किया गुर्बत से। एनीवेज, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन 1990s के डेकेड में वो इंडिया के जो खाने को, पीने को, पहनने को तरसता था, उसके जो है बड़ा IMF के प्रोग्राम में था। अब देखें वो कहाँ पर पहुंच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन कोई कम बात नहीं होती है भाई। आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड भी है, इसके अंदर डॉलर्स भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि डॉलर्स ना, और इसके अंदर देखिए, अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वो बड़ा गलत होगा, लेकिन क्या करें कंपैरिजन कर, चलें कंपैरिजन पर हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहा गया है कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्केल्ड ए न्यू हाई अगेन और क्रॉसिंग द USD 700 बिलियन माइलस्टोन। $705 बिलियन ऑलमोस्ट हो चुके हैं भारत के। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द एपेक्स बैंक, इंडियाज फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है उसकी बात की जा रही है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो वर एट USD 616 बिलियन। ये जो मैंने आपको कहा ना $12 बिलियन का इजाफा हुआ है, $616 बिलियन पे थे, लेकिन अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखें इसके अंदर जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $65 बिलियन हैं इंडिया के पास, यानी डॉलर्स तो है ना, बाकी क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आपके पास डॉलर्स, यूरोज, जो बड़ी सुपर पावर्स की करेंसी है दुनिया में, जो करेंसी सबसे ज़्यादा चलती है वो करेंसी हो सकती है, गोल्ड होता है, शायद सिल्वर भी होता हो, कुछ इस तरह की, यानी जो भी आपके ख़जाने होते हैं आपके पास वो। अच्छा, अब उसमें गोल्ड मैंने आपको बताया $65 बिलियन तो गोल्ड है। अच्छा, फिर जो है एज पर एस्टिमेट इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ सफिशिएंट टू कवर ओवर ए ईयर ऑफ प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स। एक साल की प्रोजेक्टेड इंपोर्ट्स जो हैं वो आप उसको इन फॉरेक्स रिजर्व से जो कवर कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व सा एक डिक्लाइन ऑफ USD 71 बिलियन 2022 में ऐसा हुआ था 2022 में,
लेकिन अब देखें 23-24 और में पहुंचे तो वो सब कोई क्रॉस कर गए। अब फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो जैसा मैंने कहा कि करेंसीज में रखे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर दूसरे कंट्रीज और कौन से हैं इंडिया के साथ? जो इंडिया चौथे नंबर पर है, तो इंडिया के साथ और कौन से कंट्रीज हैं उससे ऊपर? तो इसके अंदर देखिए जो जापान है, कुछ और कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि चाइना है। अच्छा, जो चाइना के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ना वो तो हज़ारों में हैं, ये याद रखिए, चाइना के पास तो बहुत ज़्यादा है और हज़ारों में उसने बनाए हुए, तभी तो वो इतना चौड़ा होके फिरता है ना। मतलब ये कि वो कर्जा वर्जा पाकिस्तान को कितना कर्जा देता है चाइना, चीन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्जा जो देता है, और भी कई कंट्रीज़ को देता है, लेकिन हम पाकिस्तान की बात करें क्योंकि ज़ाहिर है कि हमें उसका इल्म है, तो वो इसीलिए कि उसके पास बहुत पैसा है। और अगर खुदा न खास्ता ना भी हो सकें, वो कहते हैं ना कि हमने तो अपने हिस्से की शम्में जलाते चले जाना है। आप दुनिया के किसी भी जो है ना उसके शुमारिये देख लें, चाहे ब्लूमबर्ग के, चाहे किसी और मालियाती इदारे के, 2050 में चाइना और इंडिया दोनों की मईशत अमेरिका को इंडिविजुअली क्रॉस कर चुकी होगी। अब जो दौर है ना वो खित्तों का दौर है, वो ममालिक का दौर नहीं है। अब जो है ना उनके लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क हो, एक अच्छा कारोबारी मुल्क हो। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तरक्की करें, हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात हों। अब जो है ना और देखिए IMF ने हमारे बारे में ये कहा है कि शायद अगर हम अपनी सिमत ठीक कर लें तो ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो सकता है, या ना भी हो, अगेन हमें एक और भी करना पड़ जाए, उसके बाद भी एक और करना पड़ जाए। अपनी सिमत दुरुस्त करनी बड़ी ज़रूरी है। और सिमत कैसे दुरुस्त होगी कि हमने 77 साल में जो किया है अब सबको एहसास है। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि हमारे हुक्मरानों को भी फाइनली एहसास हो गया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी फाइनली एहसास हो गया है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे कि अब जो है ना हमने करना है कारोबार, हमने दुनिया के साथ ट्रेड करनी है, हमने जो है वो किसी चीज़ का ठेका नहीं उठाया हुआ। हम यहाँ पे 24 करोड़ की आवाम हैं जो कि इज़्ज़तदार तरीके से रोटी खाना चाहते हैं, हम दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, पनपना चाहते हैं। हम कोई किला विला नहीं है किसी चीज़ का। हम यहाँ पर अब जो है ना अपना एक बेहतर तौर पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि इस तरह के दौरों से पाकिस्तान वहाँ जाए, वो यहाँ आए, आपस में अच्छे ताल्लुकात हों और ट्रेड हो, सबसे बुनियादी चीज़। बिल्कुल ठीक है। इत्तेशाम साहब, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे, SCO होस्ट करना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना तभी इसकी अचीवमेंट होगी। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए आमना, कल तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी और यहाँ पे इस्लामाबाद में सरकारी हल्के तो यही बता रहे थे कि कुछ इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है, आने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ? अब बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जयशंकर वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो बायलैटरल लेवल पे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई इससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो आपने खुद ही बताया ये 2015 के बाद कोई यहाँ पे बंदा इस लेवल का नहीं आया, बावजूद इसके कि बाहर से भी कहा गया, अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कोशिश की कि इनके ताल्लुकात में कम से कम इस हद तक हो जाए कि कोई मुलाकातें थोड़ी बहुत शुरू हों। लेकिन हमने ये SCO का फोरम इतना ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि 2017 में पाकिस्तान को एक फुल मेंबरशिप इसकी मिल गई थी। अब इसको कहा जाता है शंघाई ताउन तंजीम को नेटो ऑफ द ईस्ट, तो इस लिहाज से इसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, रीजनल, अदरवाइज और ग्रेटर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है। अब ये कहा जा रहा है कि ये 11 आर पे जो फैसला किया गया, बुनियादी तौर पे जो खबरें यहाँ से पता चल रही हैं, चाइना और रशिया की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था हिंदुस्तान की हुकूमत पे कि भाई आपके बायलैटरल मामलात ठीक है जो कुछ भी हैं, लेकिन यह है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। उसके